गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिविडेंड पॉलिसी का, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है हमारा वॉल्टर मॉडल। ठीक है, वॉल्टर मॉडल या फिर एमएम अप्रोच, जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एमएम अप्रोच का पहले से ही अवेलेबल है, तो कुछ स्टूडेंट ने बोला कि वॉल्टर मॉडल भी हमें चाहिए, तो उसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो वॉल्टर मॉडल जो है बेटा, वो बेसिकली किस तरह से काम करता है देखिए। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे रहेगा आपका प्राइस, पी स्टैंड फॉर प्राइस, डी का मतलब डिविडेंड हो गया, डिविडेंड जो भी आप पे करेंगे। आर आपका रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, और यहाँ पर ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, डी का मतलब है डिविडेंड, और डिवाइड बाई करेंगे हम इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब सबसे मेन बात क्या है, वॉल्टर मॉडल में तीन चीज़ें आपने देखनी है। एक, तीन तरह की फर्में होंगी, एक ग्रोथ फर्म होगी, एक नॉर्मल फर्म होगी, और एक डिक्लाइन फर्म होगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना देता हूँ मैं एक यहाँ पर। ईपीएस है आपका क्वेश्चन में, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़, यानी कि एक शेयर अगर आप के पास है तो उसके ऊपर 10 रुपये आपकी इनकम है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, आप बांटोगे कितना वो अलग मैटर है, डिविडेंड पे आउट अलग है आपका। ठीक है, अर्निंग पर शेयर है 10। रेट ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ फर्म का 15% ले लेते हैं जी, 10% का मतलब मान लेते हैं नॉर्मल फर्म, और 8% मान लेते हैं डिक्लाइन फर्म का। ठीक है, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो है आपका 10%। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से, तो क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, डिविडेंड पे आउट हो सकता है 0% हो, 25 हो, 50 हो, या 75 हो, या 30 हो, 80% हो, 100% हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपने क्या करना, बस इस तरीके से क्वेश्चन बना लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर ग्रोथ फर्म का, तो दो केस में बता देता हूँ, फिर आप अपने आप करके देख लेना इसको। दूसरा है नॉर्मल, और तीसरा है डिक्लाइन। ठीक है, ग्रोथ फर्म के केस में मैं सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ लिख ही चुका हूँ, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ ग्रोथ फर्म का। डिविडेंड पे आउट मान लेता हूँ मैं यहाँ पर आपका 0। मान लीजिए आप डिविडेंड अर्निंग तो है आपके पास, बट डिविडेंड जो है ना वो 0 है आपका। ठीक है, पे आउट जो है वो 0 रहेगा आपका। तो इस केस में आप क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे डिविडेंड, अगर आपने 0 बांटा तो 0 हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्वेश्चन में, 15% है, ये आपका 10% हो गया, ये आपका 10 माइनस 0 हो गया, क्योंकि डिविडेंड पे आउट फॉर्मूले के हिसाब से 0 आपका। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 10%। तो आपका जो प्राइस आ गया सबको काटने के बाद ये आ गया 150 रुपीज़। ठीक है, फॉर्मूला क्या था फिर से रिपीट कर देता हूँ। डिविडेंड जो था आपका, यहाँ पर डिविडेंड देखो डी दिख रहा है, ये हमने यहाँ 0 मान लिया तो ये 0 हो गया। आर क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न, ये ग्रोथ फर्म है तो इसका 15% हो गया, 15% का 0.15 में ही लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तीनों का कॉमन रहेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये आपका 10% है, तो ये 10% मैंने यहाँ भी लिख दिया, और नीचे भी यही सेम आता है। उसके बाद अर्निंग थी 10 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से, और आपने डिविडेंड पे आउट 0 किया, तो इन सबको कट करने के बाद जो आया अमाउंट वो आ गया ग्रोथ फर्म का। अगर आप डिविडेंड नहीं अनाउंस करते हो, 0 देते हो, तो उस केस में आपकी वैल्यू मार्केट प्राइस जो रहेगी शेयर की वो रहेगी 150। लेकिन दूसरे केस में डिविडेंड पे आउट अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कितना है हमारा, मान लीजिए 100%, यानी कि जितना आपने अर्निंग किया वो सारा आपने डिविडेंड बांट दिया। तो उस केस में पी कितना हो गया आपका, डिविडेंड हो गया 10, रेट आपकी 15% थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 थी, 10 माइनस 10 कर दिया, और डिवाइड बाई करेंगे हम 0.10। तो ये आपका वैल्यू ऑफ फर्म जो मार्केट शेयर की प्राइस आ गई, पर शेयर प्राइस आ गया मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि ग्रोथ फर्म अगर डिविडेंड नहीं बांटती है तो उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है शेयर की, और अगर वो डिविडेंड बांट देती है तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अब आगे नॉर्मल फर्म के केस में, तो आइए ज़रा इसका देख लेते हैं। प्राइस कितना है हमारा, देखो डिविडेंड पहले केस में फिर से वही, जैसे इसमें 0 माना था इसमें भी 0 मान लेते हैं, तो ये 0 हो गया। प्लस में आप करेंगे नॉर्मल फर्म का, आपका कितना था आर, देखो ये रहा आर 10%, ये 10 हो गया। इसके बाद ये नीचे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने कहा कॉमन रहेगा सबका 10, 10 माइनस 0, और डिवाइड बाई करेंगे आप 0.10, तो ये आपके पास आ गया, प्राइस आ गया आपका 100 रुपीज़। ठीक है, दूसरे केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पर डिविडेंड पे आउट 100%, यानी कि पूरा 10 का 10 अगर आप बांट देंगे तो पी कितना आ गया आपके पास, 10 आपने पूरा डिविडेंड बांट दिया, 10% आपकी रेट है, 10% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है,
10 माइनस 10 कर दिया आपने और डिवाइड बाई करेंगे आप 0.10, तो ये P आ गया 100। तो इससे हमें क्या पता चला इस केस में कि नॉर्मल फर्म के केस में चाहे आप डिविडेंड बांटो या ना बांटो कोई फ़र्क नहीं है, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। यानी कि 100 रुपीज़ है, डिविडेंड बांट दिया तब भी और नहीं बांटा तब भी, दोनों केस में सेम आएगा। तीसरा है डिक्लाइन फर्म की हम बात करते हैं। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला, फिर से इसमें भी मैं डिविडेंड पे आउट पहले केस में 0 मान रहा हूँ, दूसरे केस में 100। तो आपको 25% हो, 30% हो, 50% हो तो वो लिखना और फॉर्मूला पुट करना और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, 0 हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड 0 बांटा तो 0 रहेगा। दूसरा क्या है 0.08, 0.10, 10 में से बांटा है आपने 0 और डिवाइड बाई करेंगे 0.10, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 80 रुपीज़। ठीक है, तीसरा केस क्या, दूसरा केस क्या हमारा डिविडेंड पे आउट, इस केस में क्या है इसमें भी 100 है। ठीक है, तो आपका प्राइस कितना आ गया वो देख लेते हैं। 10 आपने डिविडेंड पूरा बांट दिया, रेट आपकी 8% थी, इक्विटी 10% कॉमन है उस सब में, 10 माइनस 10 और डिवाइड बाई 0.10। तो इस केस में क्या आ गया आपके पास, प्राइस आ गया अब आपका 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपका ये 100 रुपीज़ आ गया। अब ध्यान से देखोगे तो तीनों केस में बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके इसके बाद आपने क्या करना है, तीनों का डिफरेंस देख लो एक बार। देखिए पहले ग्रोथ फर्म की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ फर्म में अगर आप डिविडेंड नहीं बांटते हैं तो वैल्यू ज़्यादा होती है, बांटते हैं तो आपकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है। नॉर्मल फर्म के केस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, चाहे आप डिविडेंड बांटो या ना बांटो सेम प्राइस रहेगा। डिक्लाइन फर्म अगर आप डिविडेंड बांटते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और अगर डिविडेंड नहीं बांटते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। बस आपने क्या करना है, ये कंक्लूजन नीचे और लिख देना है। ये ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया फॉर्मूला देख के किसी ने भी, बट थोड़ा सा नीचे आप एक्सप्लेन जरूर कर दें इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।